ऑस्ट्रिया के ऊपर या हैब्सबर्ग साम्राज्य के ऊपर कि बोस्निया हर्जेगोविना को अपने में मिलाने या हजम करने की कोशिश मत करें। लेकिन विलियम कैसर ने उसको ज़्यादा फेवर कर दिया, तो 1908 में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया हर्जेगोविना को हजम कर दिया, उसको मिला लिया अपने साथ। अब तो रूस को बहुत गहरा धक्का लगा, सर्बिया तो बहुत बेचैन हो गया। तो वही मैं आपको बताना चाहता कि सर्बिया इतना इस बात से खुश हुआ कि उसने बोस्निया की राजधानी, क्योंकि पीछे तो उसका गुरु रूस उसके पीछे था, उसने बोस्निया की राजधानी में या बोस्निया में और हर्जेगोविना में उसने कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ आतंकवादी संगठन को संरक्षण देना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान जेल के लिए। तो उसमें उसने आतंकवादी गुट को संरक्षण देना शुरू कर दिया। उसी आतंकवादी गुट में एक आतंकवादी गुट था जिसका नाम था ब्लैक हैंड। वही जो ब्लैक हैंड, वो ब्लैक हैंड के क्रांतिकारी ही थे, यानी उसी के आतंकी थे जिसने राजकुमार की हत्या की। यह हुआ। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि इधर ब्रिटेन आया, तो ब्रिटेन देखा कि अच्छा, इधर फिर विलियम कैसर ने दूसरी गलती क्या करी। उसने, जैसे मैंने आपको बताया कि बिस्मार्क ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि ब्रिटेन की नौसैनिक श्रेष्ठता को हम चुनौती दें, लेकिन इसने क्या किया, ब्रिटेन की नौसैनिक श्रेष्ठता को चुनौती देनी शुरू कर दी और बड़ी जोर शोर से जर्मनी ने नौसेना को तैयार करना शुरू किया। तो जब जर्मनी ने नौसेना को तैयार करना शुरू कर दिया तो ब्रिटेन बेचैन हो गया, उसका कमजोर नस था। दूसरा कि ब्रिटेन का एक ग्लोबल इम्पैक्ट था, और अब औद्योगिकरण में पीछे मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले में बता ही चुका हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतना प्रोग्रेस हुआ था कि एक तरह से जर्मनी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ब्रिटेन को ओवरटेक कर दिया था। तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन आप करोगे तो आपको बाजार चाहिए ही चाहिए, क्यों? इसके लिए आपको थोड़ा सा पूंजीवाद के फार्मूला को समझना पड़ेगा, जो लेनिन ने भी कहा है और पीछे भी हमने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। एक्चुअली होता क्या है औद्योगिकरण में, कि औद्योगिकरण जब तीव्र होता है तो मशीन आ जाता है और मशीन श्रम को विस्थापित कर देती है। तो अब देखो, अब आप अगर वस्तुओं का को प्रोड्यूस करोगे, उसी से तो आपका काम नहीं चलेगा। वस्तु के प्रोडक्शन के साथ साथ वस्तु का कंजम्पशन कैसे होगा, वह भी चिंता बनी हुई है। और कंजम्पशन तब होगा जब लोगों में परचेजिंग पावर होगा, और किसी भी राष्ट्र में एक अच्छी खासी संख्या वर्कर्स की होती है, और अगर वर्कर्स में परचेजिंग पावर नहीं होगा तो आपका बाजार से दूर नहीं लगेगा। तो क्या होता है कि पूंजीवाद का लॉजिक होता है मुनाफा, और मुनाफा में वो अपने श्रमिकों का एक तनख्वाह काटता है। अब मशीन सोफिस्टिकेटेड बनाता जाएगा तो क्या होगा कि जो पहले जिसका प्रोडक्शन पहले 100 लेबर में होता है, वहाँ पर अब 25 लेबर में प्रोडक्शन हो जाएगा, 75 लेबर की छटनी होगी, तो उनका तनख्वाह उनके जब गया तो बाजार से कंज्यूमर डिमांड कम हो जाएगा, तो आपका होम मार्केट सिकुड़ता चला जाएगा। तो होम मार्केट सिकुड़ता चला जाता है, तो दूसरा उपाय क्या है? तो दूसरा उपाय है आप अपने प्रोडक्शन में कटौती कर लीजिए। जब बाजार में मांग ही उतनी नहीं है तो आप क्यों प्रोडक्शन करोगे? वह आप कर नहीं सकते, क्योंकि मुनाफा आपका लॉजिक है। तो आप सोचते हो कि चलो अपने बाजार हमारा सिकुड़ गया तो हम बदले में दूसरे के बाजार में चले जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी औद्योगिकरण हुआ वहाँ साम्राज्य की जरूरत उनको पड़ी, क्योंकि उतने प्रोडक्ट को खपाने के लिए उनको मार्केट चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय गौरव की भावना से भी जुड़ी हुई थी, पीछे मैंने आपको बताया है, और भी वर्ग संघर्ष से भी लोगों का ध्यान हटाने के लिए भी साम्राज्य चाहिए। तो जर्मनी को भी साम्राज्य चाहिए। जर्मन राष्ट्रवादियों का दबाव है विलियम कैसर के ऊपर, जर्मन पूंजीपति वर्ग का दबाव है। आप एक बात याद करिए, एक तरीके से बिस्मार्क की नीति का भी एक अंतर्विरोध है। आपको जब मैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि जो जर्मन पूंजीपति वर्ग है उसने बिस्मार्क का हाथ मजबूत किया था। उसे लगता था कि उसकी प्रतिस्पर्धा हो रही थी ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग से। तो जब ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग से उसकी प्रतिस्पर्धा होती थी तो ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग के पीछे ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा हो जाता था। तो कहीं ना कहीं जर्मन पूंजीपति वर्ग को ऐसा लगता था कि काश अगर जर्मनी भी यूनिफाइड हो जाए और यह भी एक यूनिफाइड एम्पायर हो जाए तो हमारे पीछे भी एक साम्राज्य अगर खड़ा रहेगा तो हमारी स्थिति भी बहुत मजबूत हो जाएगी और हम फिर अपने प्रतिद्वंदी को रास्ते ब्रिटेन को रास्ते से हटा पाएंगे। तो उन तत्वों ने जर्मन पूंजीपति वर्ग ने बिस्मार्क का हाथ मजबूत किया था एकीकरण में। और एकीकरण होने का बिस्मार्क ने नीति ही बदल दी। उसने कहा चलो इतना हो गया, जर्मन का विस्तार हो गया, हमें नए क्षेत्र में विस्तार नहीं चाहिए। अब विलियम कैसर का आना तो क्या था कि जर्मन पूंजीपति और उग्र जर्मन राष्ट्रवादी थे जो हमको अपने ब्रिटेन बाउंड्री से खुश नहीं है, उनको अन्य जगह पर वो भी चाहते हैं। तो वही ब्रिटेन, पहले जो ब्रिटेन का नारा था कि हमारे साम्राज्य में प्रयास नहीं होता, तो विलियम कैसर के अधीन जर्मनी ने नारा दिया हमें भी सूरज के नीचे चलना चाहिए। तो अब तो डायरेक्ट दोनों के बीच क्लैश की बात हो गई। ब्रिटेन पुराना पावर था और जर्मनी नया पावर था। मतलब पुराना दादा पूरे इलाके पर कब्जा करके बैठा हुआ था। अब नए दादा नए जोश के साथ तैयार था और वो पुराने दादा को रास्ते से हटाने के लिए संकल्पित था। तो दोनों के बीच टकराहट तो अनिवार्य थी। एक बहुत बड़ा कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है ब्रिटेन और जर्मनी के बीच, बल्कि रूस से ज़्यादा, पहले ब्रिटेन को रूस से ज़्यादा चिढ़ थी, रूस से उसको काफ़ी घृणा थी, लेकिन जर्मनी से उसको इतना ज़्यादा आक्रोश हुआ या जर्मनी ने स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि अब वो पुराने शत्रुता भूलकर रूस के साथ उसके साथ गुटबंदी करेगा। आपको आश्चर्य होगा। जैसे देखिए, अब जब जर्मनी ने उसके साथ चैलेंज किया तो फिर एक बार शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए ब्रिटेन यूरोप की महाद्वीप के राजनीति में लौट गया। अब ब्रिटेन लौट चुका है, अब यूरोप में कुछ न कुछ घटना होनी है। तो ये 1894 में रूस और फ्रांस दोनों ने मिलकर एक त्रिगुट का निर्माण किया। तो ब्रिटेन देखा कि यार एक त्रिगुट बन गया, एक द्विगुट बन गया, हम तो अकेले रह गए। तो ब्रिटेन ने 1904 में ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ मिलकर, फ्रांस एवं ब्रिटेन ने फिर एक दूसरा द्विगुट बनाया। एक दूसरा द्विगुट इसलिए कि ब्रिटेन को अब तक रूस से इतनी चिढ़ है कि रूस के साथ मिलकर वो द्विगुट नहीं बनाना चाहता, तो उसने एक अलग गुट बना लिया फ्रांस के साथ में। अब हो गए एक त्रिगुट जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की, और दो द्विगुट, एक फ्रांस और रूस और दूसरा फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस दोनों में कॉमन। अब इसी बीच कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिस कारण से फिर अब ये दोनों द्विगुट मिलकर त्रिगुट बनेगा। कैसे? तो आपने रूसो जापानी युद्ध के बारे में सुना है 1905, कहीं भी आप पढ़ने के क्रम में सुनेंगे। एक्चुअली हुआ था ऐसा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में रूस अपनी विस्तारवादी नीति को फॉलो कर रहा था
और एशिया प्रशांत क्षेत्र में ही औद्योगिकरण के बाद जापान एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में पैदा हुआ। तो जो जापान है, एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जापान उभर कर आया था। तो अब जापान रूस को चैलेंज करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसकी मजबूरी क्या थी कि अब वो देख रहा था कि रूस हमें चीन में विस्तार नहीं करने देता। जापान भी एक समय था कि बहुत बड़ा साम्राज्यवादी, लेकिन जापान की हिम्मत नहीं पड़ रही थी रूस से टकराने की। उसे लग रहा था आफ्टर में यूरोपियन पावर है और इसे टकराने पर कहीं बाकी यूरोपियन शक्तियाँ भी दृष्टि वक्र न हो जाए हमारे प्रति। तो अब ब्रिटेन ने एक चाल चली। ब्रिटेन वैसे भी रूस से चिढ़ा बैठा था, उसने जापान की पीठ खत्म कर दी और 1902 में उसने एक एंग्लो जापानी संधि कर दी, मतलब जापान से बराबरी के स्तर पर समझौता कर लिया। यह विश्व राजनीति में एक नई डायरेक्शन का, एक नई दिशा का सूचक था, क्योंकि एक यूरोपीय शक्ति ही नहीं, यूरोपीय महाशक्ति ब्रिटेन एक एशियाई शक्ति के साथ, एक एशियाई देश के साथ बराबर के स्तर पर समझौता कर रहा है। तो उसी तरह की बात है जो कोई अपने नौकर को सर्वेंट को इन्वाइट करके डाइनिंग टेबल पर साथ खिलाए। अब जापान का मनोबल इतना बढ़ गया कि आपने सुना होगा 1904-5 में जापान ने रूस को पूरी तरह पराजित किया। जब जापान जब जापान के हाथों पराजित हो गया, एक पिग्मी कंट्री, जाइंट नेशन, एक पिग्मी कंट्री के हाथों, तो पश्चिमी शक्तियां भी समझ आई और एशियाई शक्तियों का उत्साह को आसमान छूने लगा। हमारे यहाँ जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने उग्रवाद को रोम तारा के रूप में से देखा है, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें जा रहे थे, क्लास 12 में पढ़ रहे थे, तो वो जा रहे थे अपने लंदन अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को, जो क्लोजेस्ट फ्रेंड उसको टेलीग्राम भेजा, 3 cheers फॉर जैपनीज जनरल। मतलब उस समय भी लग रहा था कि भाई एशिया का पुनरुत्थान हो गया, रिसर्जेंस ऑफ एशिया के रूप में देखा गया। हालांकि जापान ने बहुत निराश किया एशियाई देशों को, बाद में इतना बड़ा उत्पीड़क वो बन गया। उस समय पूरा एशिया उत्साह में, उधर यूरोपीय देश क्षण रह गए। यूरोपीय जो औपनिवेशिक शक्ति है उनको बहुत गहरा धक्का लगा। एक तरह से ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन को भी लगने लगा कि यार ये बहुत एक्सेस हो गया, एक एशियाई शक्ति के हाथों ये पिट गया। तो ब्रिटेन भी थोड़ा सा उसके प्रति नरम पड़ गया रूस के प्रति। परिणाम हुआ कि 1907 में अब ब्रिटेन फ्रांस और रूस के बीच एक फ्रांस और रूस इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये 3 शक्तियाँ। 3 उधर है, याद करिए, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, इधर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये दूसरा। इस तरह से 1907 यानी 20वीं सदी के आरंभ तक, अब यहाँ से आप आगे देख सकते हो कि आपके यहाँ इस पर लिखा हुआ है कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में बिस्मार्क के यूरोप में विभिन्न शक्तियों के साथ राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए मजबूर किया और बिस्मार्क की प्लान पर 1882 में त्रिगुट संधि निर्मित हुई। जर्मनी की राजनीतिक आक्रामकता के जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मिलकर एक अन्य सैन्य गठबंधन 1907 में बनाया। ये मैंने स्टोरी बता दी कि ताकि आप थोड़ा सा इसको एंजॉय कर सको। जो ट्रिपल एतान, इसका नाम था ट्रिपल एलायंस, त्रिगुट संधि का नाम था ट्रिपल एलायंस और इसका नाम था ट्रिपल एतान, यानी ट्रिपल इंटेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में उसको ट्रिपल एतान के नाम से जाना गया। तो अब ये आप जब मेरा स्टडी मटेरियल पढ़ोगे तो अब यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण कैसे बनेगा, इसमें थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट और करूँगा। इसमें आप देखोगे कि 1907 तक दो 1907 तक 2 त्रिगुट बन चुके थे। 1907 तक 2 त्रिगुट बन चुके थे, त्रिगुट बन चुके थे, 2 त्रिगुट बन चुके थे। यूरोप में एक कूटनीतिक आंदोलन हो चुका था, सैनिक गुटों के निर्माण में सैनिक गुटों के निर्माण में निम्नलिखित प्रभाव पैदा किया। व्यापक सैनिक तैयारी को जन्म दिया, दो राष्ट्रों के बीच होने वाले तनाव को, अखिल यूरोपीय मुद्दे में परिवर्तित कर दिया।
मुद्दे आखिर यूरोपीय मुद्दे में परिवर्तित कर दिया, परिवर्तित कर दिया, परिवर्तित कर दिया। मतलब देखो, सिर्फ हम अगर यह लिखते हैं कि इसे फ्रैंकफर्ट की समस्या से बचने के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस को अलग कर दिया, इससे 2 सैनिक गुटों का निर्माण हो गया, इतना से भी काम चल जाएगा, उसे फिर आप स्पेस देख लीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया कि गुटबंदी से नुकसान क्या है। जैसे अगर एक तरह से देखिए तो रक्षात्मक गुट था, आक्रामक गुट नहीं। रक्षात्मक गुट का मतलब है कहीं भी यह कमिटमेंट किसी पार्टी ने भी नहीं की हुई थी कि अगर हमारा कोई मित्र राज्य किसी और पर आक्रमण करने जा रहा है तो हम आपका साथ देंगे, ऐसा कमिटमेंट बिल्कुल नहीं था। सिर्फ यही कमिटमेंट था कि कोई आप पर आक्रमण करेगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। और हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले की परिस्थिति आपको बताएंगे तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि यह रक्षात्मक लड़ाई नहीं थी, यह आक्रामक लड़ाई थी। और उसमें किसी का भी मित्र राज्य बाध्य नहीं था उसके साथ जाने के, लेकिन उसके बावजूद भी वो साथ गए। क्यों? तो ये गुटबंदी ने 2 प्रकार के प्रभाव को पैदा किया। एक क्या है कि अब 2 गुट हैं, तो दोनों गुट चाहते हैं कि हम एक दूसरे से बढ़कर अपने आप की अपनी शक्ति को प्रदर्शित करें, जिसमें हम सामने वाले से ज़्यादा पावरफुल दिखें। तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि अत्याधुनिक हथियारों को जुटाने का प्रयास करेंगे, तो फिर हथियारों को प्राप्त करने की होड़ लग गई। तो जब भी इस तरह का देखो, जब मिलिट्री प्रिपरेशन जब शुरू होता है और जब दोनों पक्ष जब बहुत तेज़ी से हथियारों की होड़ में आगे बढ़ने लगते हैं, तो उसका एक स्वाभाविक दुष्परिणाम होता है कि धीरे-धीरे नीति निर्माण, यानी पॉलिसी मेकिंग, वो पॉलिसी मेकिंग कहीं न कहीं सिविल अथॉरिटी के हाथों से निकलकर आर्मी के हाथों में चला जाता है। और जब पॉलिसी मेकिंग आर्मी के हाथों में जाए तो ये बड़ी खतरनाक सूचना है, क्योंकि आर्मी के हाथों में जब भी इस तरह की चीज़ें जाएगी तो आर्मी बहुत ही इरेशनल होता है और बहुत क्विक डिसीजन लेता है। तो एक तो ये गड़बड़ होता है। दूसरा क्या है कि अब गुटबंदी है तो एक पार्टी दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है। तो अब अगर दो किसी भी राष्ट्र के बीच तनाव होता है तो तुरंत अखिल विरोध का मुद्दा बन जाएगा कि उसके भी गुट उसके साथ हो जाएंगे, इसके भी गुट उसके साथ हो जाएंगे। जो मैं आपको सराजेवो हत्याकांड के ठीक बाद किस तरह परिस्थितियों में करवटें बदली है वो मैं आपको बताऊँ। तो ये आपका बनता है राजनीतिक कारक। अब राजनीतिक कारक के साथ मैं आपको थोड़ा अन्य कारकों की तरफ लाता हूँ। तो अन्य कारक में आर्थिक कारण है। औद्योगिक क्रांति ने बाजार की खोज को तीव्रता प्रदान की। मतलब इसमें आप केवल साम्राज्यवाद वाले बिंदु को ले लीजिए कि क्योंकि देखो, एक क्वेश्चन पूछा था, हालांकि वो ऑप्शन में पूछा है लेकिन वो रंजन चक्रवर्ती से ही पूछा है। और रंजन चक्रवर्ती की एक खासियत है कि उनकी बुक से जिस फील्डिंग में भी क्वेश्चन पूछते हैं उसकी बुक से ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन में को जो 2013 ऑप्शन में पूछा हुआ था, जो 2012 में उन्होंने ऑप्शन में पूछा हुआ था, और 2013 में उन्होंने जीएस में पूछा, अमेरिकी क्रांति के ऊपर। तो 2013 में उन्होंने ऑप्शन में पूछा हुआ, आप तक जीएस में नहीं पूछा है, वर्ल्ड वॉर आपके सिलेबस में मेंशन है, तो हो सकता है कि आपको पूछने से वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रखूंगा। फिलहाल आर्थिक कारण लिख रहा हूँ तो आप बता देना कि औद्योगिक क्रांति में बाजार की जरूरत को जन्म दिया, और जो बाजार की जरूरत है उसने साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया। तो किस प्रकार से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है इस तथ्य को आप स्पष्ट कर देना। फिर आप उसके बाद आपका आता है सामाजिक काल। तो सामाजिक काल में पीछे में जब साम्राज्यवाद वाला टॉपिक मैंने पढ़ा था तो एक चीज बताया था आपको, आपको याद होना चाहिए कि बाजार की प्रतियोगिता प्रदान की, इससे साम्राज्यवाद को बल मिला, इसको आप साम्राज्यवाद को बल मिला, इसको आप ध्यान रखिए। और दूसरा अब सामाजिक कारण है। तो सामाजिक कारण में आपको ध्यान रखना है कि मैंने एक टर्म का यूज किया था जब मैं साम्राज्यवाद का टॉपिक आपको पढ़ा रहा था, सामाजिक साम्राज्यवाद। सामाजिक साम्राज्यवाद का मतलब यह है कि आप, साम्राज्यवाद से तात्पर्य है कि आप जैसे जितने भी पूंजीवादी देश थे अपेक्षाकृत, तो उन पूंजीवादी देशों में की पूंजीवादी देशों में जितने भी पूंजीवादी देश यूरोप के थे उन सबके यहाँ समस्या थी वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष इसलिए कि औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति हुई तो श्रमिकों का शोषण हुआ, श्रमिकों का शोषण हुआ तो वहाँ उग्र समाजवाद के रूप में मार्क्सवाद आया, और मार्क्सवाद जब आ गया तो उसने वर्ग संघर्ष और क्रांति की बात। तो यूरोप की जो पूंजीवादी सरकारें थी वो अपने घरेलू मोर्चे पर समस्या से ग्रस्त थी, वहाँ पर मार्क्सवादी समाजवादी पार्टी की प्रगति हो रही थी। तो एक बहुत पुरानी तकनीकी है जो लगभग सभी सरकार आज भी उसका इस्तेमाल कर रही है कि आपके घरेलू मोर्चे पर अगर तनाव बढ़े तो उसका एक सहज तरीका ढूंढ लेती है सरकारें कि विदेशी मोर्चे पर आक्रामक नीति अपना लो। जिस समय बाह्य मोर्चे पर तनाव उत्पन्न होगा तो सीधे जनता का ध्यान आर्थिक बातों से हटकर बाह्य बातों की तरफ चलेगा, और फिर वर्ग संघर्ष जैसी चीज टल जाएगी। वर्ग संघर्ष या कोई भी आंतरिक मुद्दा। अब ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोग काफी समझदार और 1-2 साल पहले की घटना देखो और राष्ट्रों को याद करो तो आपको कुछ समझ में आएगा। पाकिस्तान के साथ तो है कि पाकिस्तान के हुक्मरान पर जो बहुत बड़ी चुनौती जब आती है जनता की और जब उनकी सरकार लड़खड़ाने लगती है, तुरंत वो भारत के साथ मोर्चे पर तनाव पैदा कर लेते हैं ताकि लोगों का ध्यान बाह्य मोर्चे पर। तो यही कर रहे थे यूरोपीय देश, लेकिन यह तो गेम बहुत खतरनाक गेम है, क्योंकि बाहरी मोर्चे पर आप तनाव करोगे तो कई बार क्या होगा कि कई बार वास्तव में टकराहट हो जाती है। तो सामाजिक कारण ये कारण है जिसके लिए टर्म आता है सामाजिक साम्राज्यवाद। जो तुमने पीछे आपको साम्राज्यवाद वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने आपको सामाजिक साम्राज्यवाद, सामाजिक साम्राज्यवाद वाली चीज मैंने आपको बताई थी। दिस पॉइंट क्लियर। और अब मैं आपको अब बौद्धिक वैचारिक कारक की तरफ आते हैं। बौद्धिक वैचारिक एक बार में आपको याद होगा मैंने समाजवाद मार्क्सवाद पढ़ाया था तो मैंने आपको अध्ययन सामग्री में भी दिया है, आप उसको ब्लॉक में देखिए, ब्लॉक में बनाते आप याद है मैंने आपको सामाजिक डार्विनवाद आपको बताया था, सामाजिक डार्विनवाद, चार्ल्स डार्विन और फिर हर्बर्ट स्पेंसर आदि ट्रिपल। फिर दूसरा मैंने बताया था हीगेल, हीगेल शायद इसमें नहीं बताया था, हीगेल जर्मन लेखिका ने बताया था। और फिर मैंने एक व्यक्ति का नाम बताया था आपको याद होगा, सिगमंड फ्राइड, जो मनोविश्लेषण की पद्धति को जन्म दिया था, जो मानता था कि हमारा जो कॉन्शस है वो सबकॉन्शस हमारे व्यवहार को ज़्यादा प्रभावित करता है कॉन्शस से ज़्यादा। तो अब यही बौद्धिक वैचारिक कारण क्या है
चार्ल्स डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, इसमें एक थोड़ा सा जोड़ देते हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने, उसने अध्ययन सामग्री में इसी लाइन कर दिया है, तो आप उसको इलेबोरेट कर लोगे तो उतनी बातें मैं यहाँ नोट करवाने लगूंगा तो आप भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और फिर आपको समझाने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने जो आपकी अध्ययन सामग्री दी वो भी मेरे द्वारा तैयार किया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री वाला आप खोलोगे तो उसमें उसी प्रकार से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर, ने सामाजिक डार्विनवाद को दिया। सामाजिक डार्विनवाद का तो मतलब है कि जो बात चार्ल्स डार्विन ने कही थी तो वह तो प्राकृतिक विज्ञान के संदर्भ में कही थी कि भाई जैसे ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज, उसने एक स्पीशीज के उद्भव का वैज्ञानिक आधार दिया था और कहा था जो स्पीशीज का उद्भव हुआ है उसमें आपसी टकराहट के बाद जो मजबूत है वो आगे आ गए और जो कमजोर है वो डर। तो जो कमजोर है प्रकृति भी चयन करती है, जो जंतु मजबूत सिद्ध हुए वह जीवित रह गए, वो कंटिन्यू कर गए, उनकी निरंतरता बनी रही और जो कमजोर प्रजातियां थी वो मिट गई। तो ये बात तो उसने एक तरह से तुम कहो तो एक ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज उसका तो एक नेचुरल साइंस के रूप में इस थियरी को दिया। लेकिन उसी को हर्बर्ट स्पेंसर जैसा एक सामाजिक चिंतक है, उसने उसको सामाजिक डार्विनवाद का नाम दिया, कहा कि भाई प्रकृति भी चयन करती है तो फिर समाज में जो व्यक्ति है उसको आगे बढ़ने दो, ताकतवर को बढ़ने दो और कमजोर को बढ़ने दो। और समझ सकते हैं आप तो इस तरह की धारणा उस समय यूरोप में बहुत सारे यूरोपीय राष्ट्रों में आ गई थी कि राष्ट्र संघर्ष से राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है, संघर्ष से व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है, संघर्ष से राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट केवल प्रकृति के जंतुओं पर लागू नहीं होता है, राष्ट्र पर भी लागू होता है। अगर राष्ट्र को ताकतवर बनाना है तो युद्ध के माध्यम से आप प्रगति कर सकते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, युद्ध के प्रति लोगों में एक विशेष प्रकार का उत्साह। हम एक उदाहरण बताता हूँ। एक एक मतलब ब्रिटिश राजदूत है, वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कार्यरत है। वो घटना बताता है कि जब सराजेवो हत्याकांड के बाद 28 जुलाई की रात में, मतलब एक रात पहले 27 जुलाई की रात में, 28 जुलाई से वॉर शुरू हुआ है, तो जब ऑस्ट्रिया जब निर्णय लिया कि हमें अब सर्बिया पर अटैक करना है, तो ऑस्ट्रिया में लोगों में इतना उत्साह आ गया था कि लोग रात में निकलकर सड़कों पर खुशियां मना रहे थे जैसे कोई महान काम होने जा रहा है। कैन यू बिलीव दैट कि उसने राष्ट्रवाद ने किस तरह लोगों के मस्तिष्क को प्रदूषित कर दिया, उग्र राष्ट्रवाद। और ये उग्र राष्ट्रवाद को प्रेरणा सामाजिक डार्विनवाद से मिल रहा था कि आप जितना राष्ट्र संघर्ष करता है, राष्ट्र संघर्षित होता है, उतनी ही राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है। अब कैन यू इमेजिन दैट कि एक तरीके से यह जस्टिफिकेशन था, और जस्टिफिकेशन था कहीं ना कहीं आक्रमण की दिशा। ये चीज आती है और इसीलिए कोई भी राष्ट्र आसानी से जब चाहता 10-15 लाख की सेना खड़ी कर दे तो जनता उत्साह के साथ। आप कैन यू बिलीव दैट कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी जब कूच कर रही थी तो लोग उनके अपने छत से या सड़क पर लोग उनके शरीर पर फूल फेंक रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे उत्साह। और जब वही आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब कूच कर रही थी तो लोग अपने कमरे बंद करके रो रहे थे, क्योंकि तब तक वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की विभीषिका को देख चुके थे, ध्वंस को देख चुके थे, पीड़ा को देख चुके थे। तो वॉर के प्रति उनका रोमांटिसिज्म है, रोमांटिसिज्म चला जा चुका था। और जो वॉर का अगली फेस है, स्टारवेशन, भुखमरी है, बीमारी है, स्कार्सिटी है, मौतें हैं, परिवारों का उजड़ना है, बच्चों का स्कूल छूटना है, तो पूरी जो तहस-नहस होती हुई उन्होंने देखा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब वॉर के प्रति उनका जितना भी रोमांटिक आइडियाज था वो वनिश हो गया। दूसरा सिगमंड फ्राइड, अब हीगेल है। तो हीगेल ने राष्ट्र इतना आदर्शीकृत किया, कहा राष्ट्र ईश्वर इस धरती पर ईश्वर का प्रकटीकरण, द आइडिया ऑफ नेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये ईश्वर का अवतरण है, तो राष्ट्र के प्रति सब कुछ अर्पित है, जो भी कर सकते हैं। ये लोगों में एक मानसिकता आ गई। और सिगमंड फ्राइड ने एक तरह से तर्क की जड़ खोली, कहा कि किस तर्क की बात करते हो आप, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत कम बिहेवियर आपके कॉन्शियस माइंड से प्रभावित होता है, और आपका जो अधिकांश बिहेवियर है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से परिचालित होता है, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड से परिचालित होता है। जैसे सबकॉन्शियस, इसलिए यह मानना कि यह वीर है, यह कायर है, यह तर्कयुक्त है, मतलब जो पहले क्या था कि जैसे पहले इमोशंस है या ज़्यादा आस्था है, तो लोग तर्क की श्रेष्ठता की बात करते थे, यार भावना को दबाओ, तर्क की बात करो। आप तो सिगमंड फ्राइड ने सिद्ध कर दिया कि तर्क भी अपने आप में किसे तर्क है, क्योंकि आप ऊपर से कितना भी तर्क करोगे, आपके अंदर का जो मस्तिष्क है वो तो एनिमल स्पिरिट से ही गाइड हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस से ही गाइड हो रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ, जो पहले से चली आ रही विचारधारा थी, तर्कवाद था, उसकी जड़ खुल गई और कहीं ना कहीं भावना, आस्था इन चीज़ों पर ज़्यादा बढ़ गया। और भावना और आस्था जैसी चीज़ें कई बार बड़ी खतरनाक हो जाती है, उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देती है। इन तमाम कारकों ने एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के युद्ध के बौद्धिक वैचारिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया। अब इसके बाद हम आपको कुछ नैतिक कारण बताएंगे और फिर वॉर किस तरह हुआ तो उसकी चर्चा करके फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब इसके साथ जुड़ा हुआ एक और कारण है, वो कारण है कूटनीतिक कारक। अब कूटनीतिक कारक का मतलब ये है कि मैं कारक से पहले मैं एक तात्कालिक कारक की चर्चा कर दूं कि क्या हुआ। तो तात्कालिक कारक एक बना है, एक तात्कालिक कारक बना है, वो कारक है सेराजेवो हत्याकांड। सेराजेवो हत्याकांड अब ये घटना से ही जुड़ा हुआ तात्कालिक कारक है।
ये सेराजेवो क्या है? तो सेराजेवो है बोस्निया की राजधानी। बोस्निया की राजधानी सेराजेवो है और ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार है उसका नाम है आर्च ड्यूक फर्डिनेंड। वह बोस्निया की राजधानी सेराजेवो की यात्रा करने वाला है। पहले ही सर्बिया का हाथ पांव खुल रहा था क्योंकि उसी की देन थी कि वहाँ पर एक ब्लैक हैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सक्रिय था। हालांकि कई बार तुम ऐसा महसूस करोगे कि पाकिस्तान नहीं चाहता, हालांकि अभी तो खैर जम्मू कश्मीर की स्थिति दूसरी हो गई, लेकिन पहले की स्थिति है कि अगर पाकिस्तान का जो हुक्मरान है वो डर रहा होता कि अभी कोई घटना होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी भग पिटेगी और फिर भारत का भी आक्रामक रूप होगा, लेकिन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके हाथों से भी कई बार बेहाथ निकल जाए। कुछ वही बात घटित हो रही है सिराजेवो में। है तो वह जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको तो कभी सर्बिया ने एस्टेब्लिश किया था, लेकिन सर्बिया भी अभी ऐसा नहीं चाह रहा है कि राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या ही हो जाए, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय दायित्व हमारे सिर पर गिरेगा। और दूसरी बात है कि ये जो राजकुमार फर्डिनेंड है रियली ऑस्ट्रिया का बड़ा ही नेक हृदय राजकुमार है, और अगर युद्ध अब तक रुका रहा है उसमें एक कारण हुआ तो वह नेक हृदय है, वह युद्ध नहीं चाहता। अब क्या हुआ, तो वह यात्रा पर अपनी पत्नी के साथ जा रहा है। अब वहाँ जब गया तो वहाँ जो ब्लैक हैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसमें उसकी पत्नी थी। अब उसमें ऑस्ट्रिया भी इस बात को जान रहा है कि इसमें बोस्निया का सॉरी सर्बिया का प्रत्यक्ष हाथ नहीं होगा। लेकिन अब आप ऑस्ट्रिया के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करें। ऑस्ट्रिया का मनोविज्ञान यह है, यानी पिछले आधी शताब्दी से हमें परेशान कर रहा है, और सर्बिया का जो सर्वसलावादी आंदोलन है, वो सर्वसलावादी आंदोलन हमारे के लिए खतरा है। यही उचित मौका है, अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति भी अभी हमें मिल जाएगी, और इसी मौके का लाभ उठाकर सर्बिया को बुरी तरह कुचल, ये मनोविज्ञान है ऑस्ट्रिया। उधर समझिए जर्मनी देख रहा है कि वैसे भी इटली का जो बिहेवियर था, इटली का जो व्यवहार था, उससे जर्मनी को विश्वास हो चला था कि बड़ा ही छलिया मित्र है, ये पता नहीं वक्त पर खड़ा भी होगा या नहीं। तो वह अपना विश्वासी मित्र ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को समझ रहा था। उसे लग रहा था कि भाई हमारा विश्वासी मित्र तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है, लेकिन अगर ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का विघटन हो जाता है तो फिर हम अलग थलग कर जाएंगे, हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी। इसलिए ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का विघटन उस विघटन का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए अगर ऑस्ट्रियाई साम्राज्य से दंडित करे तो अच्छा है कि ऑस्ट्रिया को सपोर्ट देना चाहिए इसमें। अब समझो कि ट्रीटी के अनुसार वो बाध्य तो नहीं, क्योंकि ट्रीटी में ऐसा है कि आप पर कोई अटैक करेगा या आपके किसी मित्र पर कोई तीसरी पार्टी अटैक करेगा तो आप मित्र राज्य होने के नाते उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब आपका मित्र राज्य किसी और पर अटैक करने जा रहा है तो आपका तो वहाँ पर कोई आपका तो कोई वहाँ पर दायित्व है ही नहीं। जर्मनी उसके साथ। अब उधर रूस का मनोविज्ञान समझिए। सर्बिया ने रूस की तरफ देखा, क्योंकि भाई अब तक तो उस्ताद की तरह उसी ने भूमिका निभाई है और उसके इशारों पर वो काम करता रहा है। अब उसकी जान पर शामत आ चुकी है, तो अपने गुरु की तरफ देखा कि भाई अब आपका क्या कहना है। अब रूस को लग रहा है कि अगर जर्मनी ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करता है तो हमें सर्बिया को सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सदा के लिए बाल्कन क्षेत्र में हमारी विश्वसनीयता चली जाएगी। आप समझ लो कि आपने आज तक किसी की पीठ थपथपा के काम करवाया और ऐन मौके पर वो पिट रहा था तो आप उसके साथ खड़े नहीं हुए, तो कल को आप पर कौन विश्वास करे। तो यहाँ पर अब रूस का की विश्वसनीयता बाल्कन क्षेत्र में दांव पर लगी हुई है। सबके अपने अपने लॉजिक हैं। तो एक और दिलचस्प बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सब तो राज परिवार है, जैसे जर्मनी का शासक विलियम कैसर और रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय। अब यू बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इवन द क्वीन विक्टोरिया है राज परिवार का, वो भी जर्मनी के शासक विलियम कैसर से रिलेटेड थी, उसकी संभवतः बुआ लगती थी। अभी देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या रुख है। कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया थी वो विलियम कैसर से उसका रिलेटिव है। जब क्वीन विक्टोरिया का डेथ हुआ था, सभी विलियम कैसर उसे देखने गया था वगैरह, तो उसको गोद में कुछ आरोग्य का कहना है कि उसके प्राण थे। इधर रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय और विलियम कैसर ये दोनों कजन ब्रदर, मतलब जिसको आप फुफेरे ममेरे टाइप के कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हो कि बचपन में दोनों साथ खेले थे और एक दूसरे को निक्की और बिन्नी बोलते थे। विलियम कैसर को जार निकोलस निक्की बिन्नी बोलता था और विलियम कैसर जार निकोलस को निक्की बोलता था। अब जब पता चला जार निकोलस द्वितीय को कि विलियम कैसर जर्मन शासक ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया है, तो उसने तुरंत अपने राजदूत को भेजा कि जाकर आप बात करिए बिन्नी से, यानी विलियम कैसर से, कि क्या यह अफवाह है या वास्तविकता। अब जब रूसी राजदूत आता है विलियम कैसर से पूछता है, तो विलियम कैसर उस समय तक बहुत स्पष्ट नहीं था कि वह इस सर्बिया के मुद्दे पर ऑस्ट्रिया को लगता था कि अगर हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे देंगे ऑस्ट्रिया को तो सर्बिया घुटने टेकने के लिए मजबूर है, और अगर सर्बिया घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा तो रूस की भी प्रतिष्ठा गिरेगी। लेकिन बात यहाँ उल्टी पड़ गई। अब रूस उधर से आ गया और उसने पूछा कि हमसे पूछिए कि सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसने थोड़ा वजन देने के लिए बोला कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका जो रूसी राजदूत है वो रोते हुए उठ गया कि अब तो वॉर निश्चित है, तो वॉर निश्चित है। और इधर ऑस्ट्रिया ने तब तक सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया, देखिए तुम पहले रूसी व्यक्ति को हाजिर करो,
जाना दूँ और हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको अपने यहाँ जाकर जाँच करने की पूरी छूट के लिए किसी भी सॉवरेन पावर के लिए तो बहुत असहनीय है, उसकी पूरी सॉवरेनिटी ही दांव पर लगी हुई है। वो शब्द कैसे मान्य विशेष कर रूस के सबसे पीछे खड़ा है, ये स्थिति से अब इसमें मैं आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक, ये जो गुटबंदी है वो रक्षात्मक संधि थी। सर्बिया कहीं भी रूस के साथ संधि में बंधा हुआ नहीं था, आपने देखा था दोनों गुट में कहीं भी सर्बिया नहीं है। फिर भी सर्बिया के पीछे रूस खड़ा। अब जब रूस खड़ा है तो आप समझ सकते हो फ्रांस का मनोविज्ञान समझ। 1870 के सेडान के युद्ध के बाद अब तक कितनी 1914 है, तो कुल बीत गए समय 44 वर्ष से एक तरीके से फ्रांस को जर्मनी ने दबा कर रखा हुआ और फ्रांस की स्थिति उस जीन की तरह है जिसको जादूगर ने बोतल में कैद करा। वो जानता है कि डेमोग्राफिकली या ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस हम कभी भी फ्रांस का जर्मनी का मैच नहीं हो सकते। उसको उचित अवसर लग रहा है कि इसी अवसर पर हम सेडान के युद्ध का बदला और एल्सस लोरेंस को दोबारा हासिल कर लें, तो फ्रांस ने रूस को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया। अब देखिए दिलचस्प चीज कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया, सर्बिया पर अटैक करने वाला, रूस सर्बिया को सपोर्ट कर दिया और फ्रांस ने रूस को सपोर्ट कर दिया। जबकि फ्रांस ठीक है रक्षात्मक संधि में था, लेकिन याद करिए जो प्रावधान कहाँ था, उसको तो सिर्फ तब खड़ा होना था जब रूस पर कोई अटैक करा, लेकिन रूस जब अटैक करने जा रहा तब उसके पीछे खड़ा होना। तो अब यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैंने कूटनीतिक कारक आपको बताया था उसकी चर्चा थोड़ी कर दूँ कि कूटनीतिक कारण में मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहता कि जैसे सिराजेवो हत्याकांड हुआ, ये जरूरी नहीं था कि सिराजेवो हत्याकांड जैसी घटना की परिणति युद्ध में हो जाए, क्योंकि किसी भी राजा या राजकुमार की हत्या हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं थी जो आवश्यक रूप में युद्ध हो जाती। इससे पहले इटली के शासक की हत्या हो चुकी थी, असैसिनेशन उसका हो चुका था। इससे पहले पुर्तगाल के शासक का असैसिनेशन हो चुका था, लेकिन इन असैसिनेशन के बाद भी कहीं भी युद्ध नहीं हुआ। तो अब कूटनीतिक कारक क्या है, जो पहला पॉइंट मैंने लिया है कि कूटनीतिक प्रक्रिया की विफलता ने सिराजेवो हत्याकांड जैसी घटना को फिर आखिर यूरोपीय युद्ध में परिवर्तित कर दिया। औद्योगिक क्रांति के बाद युद्ध तकनीकी में नवीनता आ गई थी, परंतु दुर्भाग्यवश कूटनीतिक प्रणाली अभी पुरानी और छिड़ी कि यह युद्ध इसलिए हो गया क्योंकि इस युद्ध को कूटनीतिक प्रक्रिया से पहले भी युद्ध की स्थिति आई थी और उस युद्ध को कूटनीतिक प्रक्रिया से रोका जा चुका है। दिस इज नॉट न्यू थिंग। लेकिन इस युद्ध में सबसे दुखद बात हुई, जो महसूस करने वाली बात है, इस युद्ध में से पहले कूटनीतिक प्रक्रिया लगभग पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। तो एज द कूटनीतिक प्रोसेस अवरुद्ध हो गई थी, इसलिए यह युद्ध घटित हुआ, क्योंकि कूटनीतिक प्रक्रिया उस युद्ध को रोक नहीं पाई। अब दूसरी बात क्या है कि देखो अब युद्ध में कोई अब युद्ध का तकनीकी बदल गया है, जो सेडान का युद्ध था उसके बाद जर्मनी में नई युद्ध की तकनीकी डेवलप ट्रेन के माध्यम से तुरंत आर्मी की मजबूती काफी बढ़ा दी गई। एक तरफ युद्ध में त्वरित गति आ गई, लेकिन कूटनीति का वही पुराना तरीका था और संयोग यह था कि समर वैकेशन था। अधिकतर जो राष्ट्राध्यक्ष थे किसी झील में जाकर कोई किसी पिकनिक स्पॉट पर सोए हुए थे, तो कोई झील में जाकर बोटिंग कर रहे थे। यूरोप में बहुत सारे अब कह सकते हो अपने अपने देश में बहुत सारे नेता उपलब्ध भी नहीं थे। यह भी एक कारण हुआ कि कूटनीतिक प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर सकी और इसलिए वो। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि देखिए जो वॉर हुआ है वो संधि के क्रियान्वयन या पालनार्थ नहीं हुआ, बल्कि संधि की अधिकारिता का अतिक्रमण के बाद हुआ। क्योंकि सीमा यह है कि आपको रक्षात्मक युद्ध लड़ना है, लेकिन आपका पार्टनर जब अटैक करने जा रहा है तो फिर भी आप उनके साथ थे। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि अभी तक हमने ब्रिटेन की चर्चा की, ब्रिटेन का क्या हुआ। फिर मैं आपको याद दिला दूँ, सर्बिया को ने सिराजेवो हत्याकांड के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक करने का निर्णय लिया, उसे कुछ शर्तें रखी। जर्मनी ऑस्ट्रिया के पीछे खड़ा हो गया, बदले में रूस सर्बिया के पीछे खड़ा हो गया और फ्रांस रूस के पीछे। अब सबकी निगाह ब्रिटेन पर टिकी। जब ब्रिटेन को देखो कि ब्रिटेन में अच्छा खासा कंफ्यूजन पड़ा कि ब्रिटेन अब एक तरफ जो जर्मनी का गुट है विलियम कैसल, वह विलियम कैसल को विश्वास है कि ब्रिटेन कभी भी रूस और फ्रांस के साथ युद्ध में नहीं जुड़ेगा, इसका मनोबल बढ़ा हुआ। और रूस तथा फ्रांस को कंफ्यूजन है कि ब्रिटेन हमारे साथ जरूर आएगा, उनका भी मनोबल बढ़ा हुआ। तो एक किसी आलोचक ने बड़ा ही सच कहा है कि अगर बाकी शक्तियों ने कुछ करके युद्ध को ला दिया तो ब्रिटेन ने कुछ ना करके युद्ध को ला। अब ब्रिटेन का स्टैंड क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टैंड यह है कि आप अगर यूरोप के मानचित्र पर देखोगे, यूरोप के मानचित्र पर आपको ये दिखेगा फ्रांस, और जो फ्रांस का जो ये पार्ट है इसमें बेल्जियम दिखेगा, इधर हॉलैंड दिखेगा, इधर आपको फिनिश चैनल दिखेगा और यहाँ पर आपको ब्रिटेन दिखेगा। तो जो बेल्जियम का क्षेत्र है वो 1833 के बाद, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि 1837 में ब्रिटेन की बेल्जियम पहले हॉलैंड का अधीन किया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा, उसको स्वतंत्र हो गया था क्रांति करके 1833 में। 1837 में ब्रिटेन ने इस बेल्जियम के मुख्य बेल्जियम है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिया और उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसने बेल्जियम को एक निष्पक्ष राष्ट्र न्यूट्रल राष्ट्र को दिया, न्यूट्रल राष्ट्र उसने घोषित कर दिया। और जर्मनी जो फ्रांस है
बेल्जियम है, ये हॉलैंड है, और ये इंग्लिश चैनल, और यह जर्मनी, ये जर्मनी। तो अब हुआ ऐसा कि ब्रिटेन ने 1837 में यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया और बेल्जियम को निष्पक्ष राजनीति दी। मतलब ब्रिटेन ने यह कहा कि भाई कोई भी राष्ट्र बेल्जियम के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि बेल्जियम को ब्रिटेन से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ब्रिटेन का गेम प्लान यह है कि बेल्जियम को बफर रीजन के लिए कोई चुनाव करे। बफर रीजन का मतलब होता है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती क्षेत्र का मतलब है कि आप अगर आपका दो राष्ट्र है, अगर एक दूसरे अटैक करने की स्थिति में है, तो एक को आप बफर रीजन घोषित करते हैं। बफर, ये बफर क्षेत्र का कॉन्सेप्ट। तो बेल्जियम के जानबूझ के इंग्लिश चैनल के बना, इंग्लिश चैनल इसने बफर क्षेत्र बना रखा था कि भविष्य में अगर कोई ब्रिटेन को अटैक करना चाहे तो पहले बेल्जियम से इंटरफेयर करना पड़ेगा, और बेल्जियम का अतिक्रमण वो नहीं करेगा तो बेल्जियम की वस्तु को ब्रिटेन देगा। तो वर्ल्ड वॉर में आप देखो माहौल बन चुका है, रशिया वगैरह सब शामिल हो चुके हैं। तो ब्रिटेन का स्टैंड क्या है? ब्रिटेन ने घोषित किया तो बेल्जियम की स्वतंत्रता का हनन होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। तो इस तरह की घोषणा की। तो जर्मनी ने जब फ्रांस पर अटैक किया, जैसे मैं आपको बताता हूँ हुआ ऐसा, ये जर्मनी है, आपका सादी पड़ोसी में आ चुका है, जर्मनी है, और यह इसके बगल में छोटा पोलैंड है, पोलैंड का वो छोटा हो चुका है, और ये बेसिकली रूस, जर्मनी। तो एक्चुअली यहाँ पर जो जर्मनी ने प्लान बनाया हुआ था विलेज का, उसको शिफ्ट, और उसको कहते हैं उसके प्लान को मिलिट्री प्लान था, मिलिट्री स्ट्रेटेजी उसने बनाई हुई थी, उसको स्लेफन प्लान था। स्लेफन प्लान में उसका यह था कि यह देखो, यह बताइए, ये ऑस्ट्रिया है और यह रूस। उसका प्लान यह था कि फ्रांस पर अटैक करेगा, और फ्रांस पर अटैक करके और वो फ्रांस पर धराशायी करेगा, और इधर इस बॉर्डर पर रूस है। जर्मनी को खतरा तो है कि जर्मनी के ईस्टर्न बॉर्डर पर रूस है और वेस्टर्न बॉर्डर पर फ्रांस है, और दोनों मित्र राज्य थे। तो जर्मनी को यह लग रहा था कि हम जब फ्रांस में उठेंगे तब तक रशिया इधर से अटैक करेगा। तो इसका प्लान यह था कि ऑस्ट्रियाई साम्राज्य तब तक रशिया को इधर इसमें इंगेज कर लेगा, तो रशिया को उधर इंगेज करेगा, तब तक हम फ्रांस को फिनिश करके और फिर दूसरा हाथ रूस को मारेंगे। पहले से ऑस्ट्रिया इन्वॉल्व रहेगा, हम भी जाकर दूसरा हाथ मारेंगे और सीधे रूस को समाप्त। ये उसका स्लेफन प्लान था, लेकिन वो सफल हुआ। तो लेकिन उसको तो फ्रांस पर अटैक करना था। एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब रूसी राजदूत जब यहाँ से लौट कर गया तो हुआ कि अब युद्ध निश्चित है, तो रूस ने अपना ईस्टर्न मोर्चे पर, रूस ने अपना वेस्टर्न मोर्चे पर, क्योंकि जर्मनी की वेस्टर्न साइड था, उसने आर्मी का मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया। तो अब जर्मनी ने अपने ईस्टर्न मोर्चे पर आर्मी का मोबिलाइजेशन शुरू किया, और क्योंकि उसके वेस्टर्न मोर्चे पर रूस का एक मित्र राज्य उसके साथ खड़ा था फ्रांस, इसलिए उसने वेस्टर्न मोर्चे पर भी और ईस्टर्न मोर्चे पर भी, दोनों मोर्चे को उसने, मतलब ईस्टर्न मोर्चे पर भी और वेस्टर्न मोर्चे पर, दोनों मोर्चे पर उसने अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। और तब क्या हुआ, 28 जुलाई को वॉर तो शुरू हो गया। ब्रिटेन न्यूट्रल बैठा हुआ था, उससे कह रहा था कि 28 जुलाई को जब वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने वॉर को रोकने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, और एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट के संध्या के समय लॉर्ड ग्रे, जो ब्रिटेन का विदेश मंत्री था, या आप कह सकते हो फॉरेन सेक्रेटरी, तो वह बैठा हुआ लॉर्ड ग्रे, वह उसमें उसके विदेश विभाग में इवनिंग का टाइम था, तो इसके बाहर झाँक रहा था, कटकटी लगाकर यूरोप के ऊपर से 1.25 किलो प्रकाश चला गया है, और हमें डर है हमारे जीवन काल में दोबारा नहीं लौट कर आएगा। लेकिन